सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है एजुकेशन प्लेनेट नौहर चैनल पर। और आज हम कक्षा 5 पर्यावरण विषय में चैप्टर नंबर 16 जिसका शीर्षक है हमारे गौरव, इस पाठ को हम पढ़ेंगे। ये इस पाठ का नाम हमारे गौरव और इसके आगे थर्ड लिखा हुआ है। इसका मतलब है कक्षा 3 में भी ऐसा एक पार्ट था, कक्षा 4 में भी था। तो कक्षा 3 वाला हमारे गौरव पार्ट फर्स्ट था, 4 वाला सेकंड था और ये 5वीं वाला हमारे गौरव पार्ट थर्ड ये पार्ट है। इस पार्ट को हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी हेडिंग की ही बात कर लेते हैं। इसमें शब्द है गौरव। गौरव का मतलब होता है ऐसा कार्य जो कि अच्छा हो, दूसरे लोग उससे प्रेरणा लें और जिसने देश के लिए, समाज के लिए जिसने बहुत अच्छा काम किया है और अन्य लोग भी उस जैसा अच्छे बनने की कोशिश करें, ऐसे जो लोग होते हैं उनको कहा गया है गौरव। तो हमारे गौरव इस पाठ का हम अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर विक्रम साराभाई की। देखिए, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई का ये चित्र है। आप इस चित्र को ध्यान से देखिए, इसको याद भी रखिए। कहीं कोई आपसे पूछे कि डॉक्टर विक्रम साराभाई का चित्र कौन सा है तो आप उसको पहचान सको। डॉक्टर विक्रम साराभाई लगन और समर्पण के प्रतीक थे। यानी लगन का मतलब होता है किसी काम करने की उनमें इच्छा बहुत रहती थी। जब काम करने लग जाते तो फिर उसको जब तक काम वो ख़त्म नहीं हो जाता, समाप्त नहीं होता, तब तक वो करते रहते। और समर्पण समर्पण का मतलब हो गया बहुत मेहनत के साथ में वो काम करते थे। उनकी बचपन से ही गणित और विज्ञान में विशेष रुचि थी। गणित विज्ञान उनको बहुत अच्छी लगती थी। उन्होंने ब्रह्मांड और सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों के प्रायोगिक हल निकाले। ब्रह्मांड कहते हैं हम ये जितना भी सारा संसार है, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, इन सब को कहते हैं ब्रह्मांड। और सौरमंडल सूर्य और उसका परिवार। आप जानते हैं कि सूर्य के चारों ओर कई ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं, जिसमें मंगल है, बुध है, पृथ्वी है, शुक्र, शनि, बृहस्पति, अरुण, वरुण, यम। तो ये सारे के सारे ग्रह और सूर्य, इसको कहा जाता है सौरमंडल। तो ब्रह्मांड और सौरमंडल के कई जटिल जटिल यानी कठिन प्रश्नों के उन्होंने प्रायोगिक हल निकाले, यानी एकदम सही हल थे वो। उन्होंने ऊर्जा के क्षेत्र में देश को नई दिशा प्रदान की और इसके शांतिपूर्ण उपयोग के लिए व्यापक प्रयास किए। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का गठन किया। अब आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का गठन किसने किया, तो आप उत्तर दोगे डॉक्टर विक्रम साराभाई ने किया था। इसको संक्षेप में इसरो भी कहते हैं, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो विक्रम साराभाई के प्रयासों से आज भारत अपने देश में बनाए गए अनेक उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ चुका है। वे न केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक थे, बल्कि उनकी रुचि कला, शिक्षा और समाज में भी थी। यानी उनके विज्ञान में उनकी बहुत रुचि थी और जो तरह तरह के विज्ञान के प्रयोग करते हैं, नई नई खोज करते हैं, उनको वैज्ञानिक कहते हैं। तो विज्ञान के साथ साथ उनकी रुचि कला, शिक्षा और समाज में भी थी। ऐसा कम ही ऐसा देखने को मिलता है कि कई इस प्रकार के लोग हों कि जिनकी अलग अलग प्रकार से ऐसे रुचि होती होगी। तो इनकी रुचि विज्ञान में भी थी और साथ में कला में, शिक्षा में भी इनकी रुचि थी। तो इसके बाद में देखिए, इसमें कुछ 3 इसमें प्रश्न दिए हुए हैं। तुम अपने जीवन में ऐसा क्या करना चाहोगे जिससे तुम्हारे परिवार और देश गौरवान्वित हो, यानी कि तुम्हारा परिवार और देश सबको अच्छा लगे, ऐसा तुम क्या करना चाहोगे? तो इसका उत्तर आप दे सकते हैं, मैं मन लगाकर पढ़ूंगा और बड़ा होकर वैज्ञानिक बनूंगा। आप यह भी कह सकते हो, मैं मन लगाकर पढ़ूंगा और बड़ा होकर मैं एक शिक्षक बनूंगा। मैं मन लगाकर पढ़ूंगा, बड़ा होकर
एक डॉक्टर बनूंगा, ऐसे जो भी आपके मन की इच्छा है उस प्रकार का आप उत्तर दे सकते हो। तो मैं मन लगाकर पढ़ूंगा और बड़ा होकर वैज्ञानिक बनूंगा, ऐसा उत्तर हो सकता है। प्रश्न नंबर 2 है, तुम्हारी रुचि किस विषय को पढ़ने में अधिक है? तो इसका उत्तर, यदि आपने ये कहा है कि मैं वैज्ञानिक बनूंगा, तो इसका उत्तर होगा मेरी रुचि विज्ञान विषय को पढ़ने में अधिक है। प्रश्न नंबर 3 है, ऊर्जा का उपयोग हम किन किन कार्यों में करते हैं? तो इसका उत्तर है ऊर्जा का उपयोग हम मशीनें चलाने में, बिजली के कारखाने में, खाना पकाने में, रोशनी करने में, भोजन पकाने में, यातायात के साधन चलाने में, उद्योगों आदि में हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। अब दूसरे हमारे गौरव है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ये भी वैज्ञानिक थे। देखिए, इनके बचपन की बात है कि जब ये छोटे थे तो बालक होमी को नींद बहुत कम आती थी। उनके माता पिता परेशान रहते थे। चिकित्सकों को भी इसका कारण मालूम नहीं था। उन्होंने कहा कि आपके बच्चे के स्वास्थ्य में कोई खराबी नहीं है। दरअसल यह बालक इतना तीक्ष्ण बुद्धि का, यानी इसकी बुद्धि इतनी तेज है कि विचारों का प्रवाह उसके मस्तिष्क में निरंतर जारी रहता है, नए नए विचार आते रहते हैं। इसके बाद माता पिता ने उनका ध्यान विज्ञान की ओर आकर्षित किया। उनकी रुचि भौतिक शास्त्र में थी, किंतु माता पिता चाहते थे कि बेटा इंजीनियरिंग करे, इसलिए आपने अपनी शिक्षा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। तो आप डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का चित्र भी अच्छी प्रकार से देख लीजिए, ताकि आप कभी चित्र आपके सामने दिखाया जाए तो आप पहचान कर बता सको कि ये डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का चित्र है। बाद में उन्होंने कॉस्मिक किरणों के भारी इलेक्ट्रॉन कण, कॉस्मिक किरणों के भारी इलेक्ट्रॉन कण मेसान की खोज की। अब ये पूछ सकते हैं कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने कौन से कण की खोज की थी? तो भारी इलेक्ट्रॉन कण मेसान की खोज की। वे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के प्रथम निदेशक रहे। अब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के प्रथम निदेशक कौन थे? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में स्वदेशी साधनों के उपयोग पर जोर दिया, जिससे कि परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में भारत को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाया जा सके। यानी जिसको किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं हो, वो सारे काम अपने आप ही कर सकता है, वो होता है आत्मनिर्भर। उन्होंने अप्सरा, साइरस, जेरलिना नाम के 3 परमाणु रिएक्टरों की स्थापना की। उन्होंने अणु शक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग पर बल दिया। उनके सम्मान में ट्रॉम्बे का नाम भाभा आणविक शोध केंद्र रखा गया। अब आप बताइए कि हमें स्वदेशी साधनों के उपयोग पर क्यों बल देना चाहिए? इसका उत्तर हो सकता है क्योंकि स्वदेशी साधनों के उपयोग से हमारे देश में नए नए कारखाने लगेंगे, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा और हमारे देश का धन भी विदेश में नहीं जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, अणु शक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग से क्या अभिप्राय है? अणु शक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग से अभिप्राय यह है कि इसका उपयोग मानव विकास के कार्यों जैसे बिजली बनाने में आदि में हो, न कि युद्ध हेतु बम बनाने में हो। जो अणु शक्ति से बम बनते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाले होते हैं। तो उससे बम भी बनाए जा सकते हैं अणु शक्ति से, और बिजली भी बनाई जा सकती है। तो बम का उपयोग शांतिपूर्ण कार्य के लिए नहीं होता, वो किसी लड़ाई झगड़े के लिए होता है। और बिजली का उपयोग शांतिपूर्ण काम के लिए, कोई फैक्ट्री में, किसी अन्य संस्थान में रोशनी के लिए, ऊर्जा के लिए इसका उपयोग हो सकता है। तो प्रश्न नंबर 3 है, अच्छे काम करने वालों को सम्मान देने हेतु विद्यालय, संस्था, मार्ग आदि के नाम उनके नाम पर रखे जाते हैं। अपने आसपास ऐसे 2 उदाहरण ढूंढिए और बताइए कि वे कौन थे और उन्होंने क्या अच्छे कार्य किए। देखिए, इसमें जो कोई भी आपके आसपास ऐसे अच्छे व्यक्ति होते हैं तो आप उनके उदाहरण दे सकते हैं। जैसे भरतपुर की एक घटना है, भरतपुर का एक ये विषय है। हमारे विद्यालय का नाम अनार देवी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नगर है, यानी भरतपुर है। अनार देवी ने राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। इनके पति मास्टर आदित्येंद्र भी स्वतंत्रता सेनानी रहे। हमारे आसपास एक सड़क का नाम गांधी मार्ग है,
महात्मा गांधी एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। इनके नाम पर ही हमारे शहर में गांधी पार्क भी है। ऐसे ही एक शहर में भगवान महावीर पार्क नाम बना हुआ है। तो भगवान महावीर संत थे जिन्होंने अच्छे उपदेश दिए थे। और एक स्थान पर शिवाजी चौक है। तो शिवाजी मराठा राजा थे और उन्होंने भारत को मुग़लों से आज़ाद कराने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया था। तो इस प्रकार से जो अच्छे अच्छे काम करने वाले लोग हैं उनके नाम पे कोई नगर का नाम या कोई चौक का नाम या कोई मार्ग का नाम इस प्रकार से रख देते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। जीजाबाई, अभी हमने बात की थी शिवाजी की, तो जीजाबाई शिवाजी की माता का नाम था। जीजाबाई शिवाजी की माता थी। शिवाजी का आप नाम सभी जानते हैं। उनके व्यक्तित्व और तेजस्वी चरित्र को बनाने का श्रेय उनकी माता जीजाबाई को ही है। जीजाबाई बहुत ही बुद्धिमती, धर्मपरायण, दृढ़ संकल्प, धर्म की मर्यादाओं पर स्वाभिमान अनुभव करने वाली तुलजा भवानी की भक्त नारी थी। शिवाजी के जन्म के समय वे शिवनेर के किले में रहती थी। उसकी संतान वीर और स्वाभिमानी हो, इसकी मंगल कामना वह करती थी। अब आप चित्र में देखिए, चित्र में ये जीजाबाई है, ये अपने पुत्र शिवाजी को शिक्षा दे रही है। और जीजाबाई अपने पुत्र को तेजस्वी और गुणवान बनाने के लिए रामायण, महाभारत की कहानियाँ सुनाती थी। शिवाजी के हृदय में अपनी संस्कृति का स्वाभिमान जगाया, उसमें वीरोचित उत्साह बढ़ाया। कोंडाला का किला जीतने में शिवाजी को प्रेरणा अपनी माता से प्राप्त हुई। बालक को देशभक्त बनाने की शिक्षा हमें माता जीजाबाई के जीवन से मिलती है। उन्होंने अपने पुत्र को हमेशा देश के सम्मान की रक्षा, बड़े से बड़े खतरे और चुनौती का सामना करने के लिए प्रोत्साहित किया। विपत्ति के समय शांति से विचार कर त्रुटिहीन योजना बनाने का गुण शिवाजी ने माता जीजाबाई से ही सीखा था। ये बिल्कुल सत्य बात है कि बालक को बनाने में उसकी माता का बहुत बड़ा योगदान होता है। अब आप सोचिए और बताइए, आपके घर में आपको कौन कहानी सुनाते हैं? कहानी सुनना आपको बहुत अच्छा लगता है, तो आपके घर में कौन आपको कहानी सुनाते हैं? इसका उत्तर हो सकता है, घर में मुझे दादाजी कहानी सुनाते हैं। उन्होंने वीर शिवाजी की कहानी सुनाई थी। किसी के घर में माताजी कहानी सुनाती है, किसी घर में पिताजी कहानी सुनाते हैं। तो जो आपको कहानी सुनाते हैं ऐसा आप उत्तर लिख सकते हैं। तो घर में मुझे दादाजी कहानी सुनाते थे, उन्होंने वीर शिवाजी की कहानी सुनाई थी। और यदि जब आपका विद्यालय लगता है, जब आपकी कक्षा लगेगी, तो अपनी कक्षा में आप शिवाजी की कहानी सुना सकते हैं। शिवाजी की प्रेरणा स्रोत उनकी माताजी थी। आपके जीवन के प्रेरणा स्रोत कौन है और क्यों? इसका उत्तर हो सकता है, मेरे प्रेरणा स्रोत पिताजी हैं। वे नौकरी करते हैं, समाज सेवा करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, समाज में उनका बहुत सम्मान है। तीसरा प्रश्न है, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? मैं बड़ा होकर वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ। इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा? इसके लिए मुझे मन लगाकर पढ़ना होगा, विज्ञान विषय में विशेष योग्यता प्राप्त करनी होगी। और इसका पांचवा प्रश्न है, जिस प्रकार जीजाबाई ने शिवाजी को योजना बनाना सिखाया, आप अपने शिक्षक की सहायता से अपनी पढ़ाई के लिए 1 सप्ताह का टाइम टेबल बनाइए। और टाइम टेबल भी योजना का एक रूप होता है। तो टाइम टेबल बनाने के लिए आप निम्न प्रकार से बना सकते हैं। आप एक सारणी बनाएंगे और उसमें पहली लाइन में आप दिन लिखेंगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। फिर
प्रातःकाल से लेकर रात्रि सोने तक आप क्या क्या काम करेंगे, कौन सा विषय पढ़ेंगे, ये आपको उसमें लिखना होगा। तो ऐसा पूरा एक लिखा हुआ और इस चैप्टर के अंत में एक उसकी फ़ोटो मैं इसके साथ में जोड़ दूंगा, तो आप उस टाइम टेबल को भी साथ में देख लेना। इसके बाद में अगले हमारे गौरव हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने भारत के संविधान निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बचपन से ही ये बहुत ही प्रतिभावान छात्र थे। उनका परिवार मूलतः नाग वंश से संबंधित था, परंतु कालांतर में महार जाति के नाम से जाना जाने लगा। उनका पूरा जीवन संघर्ष की कहानी है। एक अछूत के रूप में से पहचाने जाने वाले परिवार में जन्म लेने के कारण बालक भीमराव को बचपन से ही अनेक लांछना और अपमान सहना पड़ा। लोग उसको उनकी जाति के नाम पर उनको कुछ कह देते थे, बार बार उनको अपमानित कर देते थे। इसलिए उनमें बचपन से ही अन्याय और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध लड़ने की हिम्मत उत्पन्न हो गई। प्रारंभिक स्तर की शिक्षा विद्यालय से पूरी कर आगे की पढ़ाई हेतु वे बम्बई गए। वहाँ कमरा इतना छोटा था कि पिता पुत्र दोनों एक साथ सो भी नहीं सकते थे। भीमराव दीपक की रोशनी में पढ़ाई करते थे। बड़ौदा के रियासत से छात्रवृत्ति मिलने पर वे अमेरिका पढ़ने गए। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा लिया। आज़ादी के बाद उन्हें संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उनकी अध्यक्षता में ही देश का संविधान निर्मित हुआ। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र है। इनको भी आप चित्र को ध्यान से देख लीजिए ताकि आपको कभी पहचान ना पड़े, तो आप बता सकें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र है। तो इसके बाद में देखिए इनसे संबंधित 3 प्रश्न हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से आपने क्या शिक्षा ली? तो इसका उत्तर होगा हमें अन्याय एवं सामाजिक बुराइयों की समाप्ति हेतु संघर्ष करना चाहिए। ये उत्तर होगा। क्या हमें अन्याय देखकर चुप रहना चाहिए? प्रश्न नंबर 2 है। इसका उत्तर होगा नहीं, हमें अन्याय का डटकर विरोध करना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, आप किसी के प्रति हो रहे अन्याय का विरोध किस प्रकार करेंगे? तो इसका उत्तर होगा लोगों को जागरूक करके तथा कानून का सहारा लेकर हम किसी के प्रति हो रहे अन्याय का विरोध करेंगे। तो इसमें आगे एक और विषय है, पुस्तकालय से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी की पुस्तक में से उनके द्वारा चलाई गई किसी आंदोलन के बारे में आप लिखिए। तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, तत्कालीन मध्य भारत में अस्पृश्य समझे जाने वाली महार जाति में हुआ। उन्होंने आजीवन छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष किया। ये भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी शूद्र कौन थे। इन्होंने मार्च 1927 में महाड़, जिला कोलावा, महाराष्ट्र के चौबदार तालाब से पानी भरने के अधिकार के प्रश्न पर जल सत्याग्रह किया था। भारत के सामाजिक इतिहास में सामाजिक न्याय और सामाजिक समानता के अधिकार की पुनर्स्थापना हेतु डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में दलित वर्ग का यह प्रथम सशक्त सामूहिक आंदोलन था। इनके नेतृत्व में दलितों ने मार्च 1930 में एक दूसरा आंदोलन चलाया जो भगवान कालराम के प्रसिद्ध मंदिर नासिक में प्रवेश के लिए था। अंत में 1935 ईस्वी में पुजारियों को मंदिर के द्वारा दलित वर्गों के लिए द्वार उन्होंने खोल दिए थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन से हम एक शिक्षा और भी ले सकते हैं। वह शिक्षा है मन लगाकर पढ़ना। कैसी भी स्थिति हो हमें हमारा रास्ता नहीं बदलना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विरुद्ध जितने भी उनके साथ अपमानजनक व्यवहार हुआ तो उन्होंने कोई ये नहीं कहा कि भी मैं उठा के उसके पत्थर मारूंगा या उसका कोई नुकसान करूंगा। उन्होंने उन सब बातों की ओर ध्यान ही नहीं दिया। अपना ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने में लगाया। जितना अन्याय हुआ उन्होंने उतनी ज़्यादा पढ़ाई की।
और पढ़ाई करके वो एक बड़े आदमी बने, तो ये उनसे सीखने की सबसे बड़ी बात है। आपके विद्यालय में किसी के प्रति यदि किसी भी आधार पर भेदभाव होता है तो अपने प्रधानाध्यापक जी को बताइए। अगर होता है तो आपको बताना चाहिए, नहीं होता है तो आप उत्तर लिख सकते हैं, हमारे विद्यालय में किसी के प्रति जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता। अगले हमारे गौरव हैं पंडित मदन मोहन मालवीय। चित्र इनका ध्यान से देख लीजिए ताकि आप पहचान सकें। पंडित मदन मोहन मालवीय, जिनके बारे में एनी बिसेंट ने बड़े भावपूर्ण शब्दों में कहा था, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि विभिन्न मतों के मध्य केवल मालवीय जी महाराज ही भारतीय एकता की मूर्ति बने खड़े थे। वे थे पंडित मदन मोहन मालवीय। वे जन्मजात कवि थे। उनका कवि नाम मकरंद था। अब आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि मदन मोहन मालवीय का कवि नाम कौन था, तो कवि नाम था मकरंद। उनके मन में एक ज्वाला जलती रहती थी, यानी एक इच्छा उनके मन में होती रहती थी कि एक ऐसी शिक्षा पद्धति और शिक्षा संस्थान भारत में स्थापित हो जहां भारतीय संस्कृति उचित सम्मान पाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने एक संकल्प लिया कि वाराणसी में एक विश्वविद्यालय को स्थापित करेंगे। उन्होंने कांग्रेस के 21वें अधिवेशन में अपनी योजना बताई। उन्होंने मकर संक्रांति के पावन दिन बनारस के तत्कालीन राजा से वह भूमि दान में प्राप्त कर ली जहां आज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। फिर क्या था, मालवीय जी ने दान इकट्ठा करना प्रारंभ कर दिया। वे जहां भी जाते अपनी राष्ट्रीय शिक्षा की योजना लोगों के सामने रखते, वहां उनको अपार धनराशि मिलती। धीरे धीरे उनकी झोली भरनी आरंभ हो गई। मालवीय जी हैदराबाद के मुस्लिम शासक निजाम के पास भी गए और उनसे भी उन्होंने राशि मांगी उन्होंने उनसे राशि, और उदारतापूर्वक उन्होंने वहाँ दान प्राप्त किया। सारे देश का दौरा करके उन्होंने लगभग 64 लाख रुपए इकट्ठे किए। और गांधी जी ने कहा कि मांगने की कला तो मैंने अपने बड़े भाई मालवीय जी से सीखी है। वे उच्च कोटि के देशभक्त और संस्कृति में निष्ठा रखने वाले थे। वे वास्तव में क्रांतिकारी नेता सिद्ध हुए। उन्होंने भारत की आत्मा को जगा दिया। उनका विचार था कि जब तक शिक्षा में राष्ट्रीयता का समावेश नहीं होगा हम गुलाम ही रहेंगे। उन्होंने यदि उनको राष्ट्र का शिक्षक कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। अब देखिए, उन्होंने मांगा अपने समाज के लिए, देश के लिए मांगा, इसलिए समाज और देश के लिए मांगने में कोई बुराई नहीं होती। तो वो एक महान व्यक्ति थे, फिर भी उन्होंने धन मांगा, लेकिन अपने लिए नहीं मांगा, समाज और देश के लिए उन्होंने मांगा था। अब आप कुछ प्रश्नों के इसमें आप उत्तर दीजिए। आपके गांव शहर में कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो सार्वजनिक कार्यों के लिए दिन रात लगे रहते हैं और धन संग्रह भी करते हैं? तो आपके गांव शहर में जो जो लोग हैं आपको उनका नाम लिखना है। आप अपने पिताजी से, जो घर में बड़े हैं, चाचा जी, दादाजी, उनसे आप पूछ सकते हैं। और इसका उत्तर ऐसे भी हो सकता है, हमारे गांव में लीलाधर काका, धर्मेंद्र भैया, दीपक भैया, देवेंद्र पाल दीक्षित जी, रामवीर सिंह जी आदि ऐसे लोग हैं जो सार्वजनिक कार्यों के लिए दिन रात लगे रहते हैं और धन संग्रह करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, मालवीय जी के कार्य में किस किस ने सहयोग किया था? इसका उत्तर है, मालवीय जी के कार्यों में एनी बिसेंट, महात्मा गांधी, बनारस के तत्कालीन राजा, हैदराबाद के निजाम तथा देश के अन्य बहुत से लोगों ने उनका सहयोग किया था। प्रश्न नंबर 3 है, क्या आपके विद्यालय में विकास समिति बनी है? इसमें कौन कौन लोग दान करते हैं? हाँ, हमारे विद्यालय में प्रधानाध्यापक जी की अध्यक्षता में एक विकास समिति बनी है। इसमें गांव समाज के धनवान लोग विद्यालय के विकास के लिए दान करते हैं। अगला प्रश्न है, आपके विद्यालय की विकास समिति कौन कौन से कार्य करवाती है? इसका उत्तर होगा, हमारे विद्यालय की विकास समिति विद्यालय भवन की मरम्मत तथा निर्माण के साथ साथ छात्रों को पढ़ने की सुविधा प्रदान करने का कार्य भी करती है। अब इस पाठ में हमने क्या सीखा? डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अंतरिक्ष में स्वदेशी उपग्रह भेजे थे। नंबर 2, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने परमाणु विज्ञान में भारत को आत्मनिर्भर बनाया। नंबर 3, जीजाबाई ने शिवाजी को एक महान योद्धा बनाया।
और चौथा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में भारत का संविधान निर्मित किया गया। अब आपने जाना समझा, तो अब आप 3 प्रश्नों के उत्तर आप और बताइए। पहला प्रश्न है, मालवीय जी ने जिस विश्वविद्यालय की स्थापना की उसका नाम बताइए, यह कहाँ पर स्थित है। मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। यह उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी नगर में स्थित है। पहले इसका नाम बनारस था, अब इसका नाम है वाराणसी। पुराने समय इसको बनारस भी कहते थे। तो इसका उत्तर आप दोगे, मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यह उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी नगर में स्थित है। हमारे संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे, या हमारे संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। इसका उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। शिवाजी की माता का नाम क्या था। शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हो गए। हमारे गौरव हमारी शान, इन पर है हमें अभिमान। तो प्रिय विद्यार्थियों, भैया बहनों, छात्रों, आपको भी ऐसे काम करने चाहिए ताकि आप भी जब बड़े हो जाओ तो उसके बाद में आपको भी लोग इस प्रकार से याद करें। तो व्यक्ति वही होता है कि जो अच्छे अच्छे काम करता है और जिसको लोग याद करते हैं उसी को अच्छा माना जाता है, और ऐसे लोग ही हमारे गौरव होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने पाठ को अच्छी तरह से समझा होगा। फिर भी कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में निसंकोच अपनी कोई समस्या, अपनी कोई बात आप लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं।